देखो क्लास नंबर कौन सी 45। बता सको अनुच्छेद 45 में क्या लिखा हुआ? पैंतालीस में सब बस 6 से 14 वर्ष के लिए है ना, शिक्षा के अधिकार की बात की। 45 है शायद वो। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो भारतीय भूगोल की आज क्लास नंबर 45 है। तो ये जो जब मैं तुम्हें वो पढ़ा था ना वर्ल्ड जियोग्राफी, उसके दौरान मैंने चैप्टर मिस करा था, चक्रवात छोड़ दिया था और पहुंचे भी इस पर रहे थे। लेकिन हम जब भारत की जलवायु पढ़ रहे हैं ना, तो भारत की जलवायु को हम अधूरा नहीं छोड़ने वाले। जितने भी मेंस में सवाल आए हुए ना, ये सारे निपटा दोगे तुम। जितने भी जलवायु तो टॉपिक से संबंधित हो गए सारे। और जब भी जलवायु के बारे में लिखने को आगा, जैसे मैं जलवायु खत्म करूंगा ना, अभी खत्म नहीं हुआ, 2-3 दिन और चलाऊंगा। जैसे कल ना तुम वृष्टि छाया प्रदेश के साथ साथ सूखाग्रस्त क्षेत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। और सूखे से संबंधित जब भी पेपर में सवाल आगा, उसका डेफिनेशन, परिभाषा सब तुम्हारी कॉपी में मौजूद होगा। दैट इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन इन योर कॉपीज। ओके, समझ में आया? ठीक है। तो उसके बाद जैसे बाढ़ से संबंधित कुछ भी सवाल आया, उससे संबंधित कौन सी संस्था होगी, कौन सी रिपोर्ट होगी, समझ में आया बात? या आर्टिकल से ज़्यादा तुम्हारे पास मौजूद होगा। कहाँ कहाँ बाढ़ आती होगी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से होंगे, भारत के नक्शे में दर्शाते हुए तुम कैसे लिखोगे बाढ़ के बारे में, वो सब डाटा तुम, और साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी, क्वेश्चन भी साथ साथ। यानी कहने का ये मतलब है, दूसरा भूकंप और भूस्खलन भी साथ साथ। ठीक, ज़्यादातर यही से सवाल आते हैं। मेंस के अंदर की बात बता रहा हूँ, जियोग्राफी यहीं से अपने सवाल टच करता। समझ में आया बात? या और इसका कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ता होगा। अब तुमने चक्रवात का नाम सुना होगा। चक्रवात भी एक चक्रवात बहुत बड़ा तूफान हो एक प्रकार का। और ये तूफान है ना, समुद्र के अंदर बनता, धरातल पर नहीं बनता कभी भी। लेकिन इसे धरातल पर कभी कभी बनते देखा जाता। ऐसे ऐसे हवाएं तेज तेज ऐसे घूमने लगती, पत्ते भी इसके साथ साथ ऐसे उड़ने लगते हैं। ऐसे मैंने कई दफ़ा देखा। समझ में? जब मैं अपने बाबा के साथ बाग में रहा करता था ना, वहाँ से तो कभी कभी रात भी गुजारनी पड़ती थी। तो वहाँ अक्टूबर के महीने में ना, वहाँ बड़े बड़े तूफान चला करते थे। और वे तूफान ना ऐसा मिट्टी को इकट्ठा करके ऐसे घूम जाया करते थे। सच में ही वो तूफान, और ऐसा कर नीचे तो इस टाइप के हुआ करते थे, कीपनुमा। ऊपर तो जाकर बहुत बड़े हो जाया करते थे, वे आकार अपना बढ़ाया कर लिया करते, और पत्ते भी ऐसे घूम रहे। सच में ही मैं सोचो, पता नहीं लोगों को लगता था देखे यहाँ कोई ओपरा, भूत है, प्रेत है, आत्मा है। ठीक है, लेकिन बाद में जाकर वो साइक्लोन उत्पन्न हो रहा था। और उस साइक्लोन आसपास से हवाएं चल पड़ रही थी, ऐसे चक्कर के रूप में से हवाएं चल पड़ती है, ऐसे चक्कर के रूप में, ऐसे गोल गोल हवाएं चल पड़ती है, ऐसे गोल गोल हवाएं चल पड़ती है चक्कर के रूप में। इसे हम चक्रवात कहते हैं। लेकिन ये चक्रवात ना अपना प्रभाव जब समुद्र के अंदर दिखाते हैं तो बड़े घातक होते हैं। इनका ये कोई छोटा मोटा आकार नहीं होता। ये आकार 25 से लेकर 65 मीटर तक, किलोमीटर तक हो सकता है। जैसे यहाँ से लेकर हरिद्वार तक, और समुद्री सतह होगी। और यहाँ से लेकर हरिद्वार तक, हरिद्वार 30 किलोमीटर तो बहुत कम बताया मैंने तुम्हें। 25 से लेकर 65 किलोमीटर इसके बीच में कितना भी हो सकता है। निर्भर करता कि जमीन कितनी गर्म हुई थी। अगर जितनी ज़्यादा जमीन गर्म हुई थी ना, वो क्षेत्र आसपास का ये समझ जाओ जो गर्म हुआ, तो जहाँ गर्म होगा ना तो वहाँ तापमान बढ़ जाएगा, और जहाँ तापमान बढ़ जाएगा वहाँ पानी वाष्पीकरण, तो आसपास उस तापमान बढ़ जाएगा तो वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हो जाएगा, जिसे हम लो प्रेशर कहते हैं। आया समझ में? उस लो प्रेशर को भरने के लिए ना आसपास कोरोलिस बल के कारण हवाएं चल पड़ती है। कोरोलिस बल के कारण हवाएं चल पड़ती है, और ये हवाएं है ना उस क्षेत्र को भरने आती है। और ये हवाएं जो आती हैं आसपास भी चारों तरफ समुद्री, ऐसा समझ में, तो भरने आती है ना, तो बड़ा खतरनाक रूप धारण कर लेता है। और वो धीरे धीरे ना फिर ऐसा आगे को ऊपर जो चलने वाली हवाएं हों, जेट धाराएं हों, उनके कारण ना वो चक्रवात धीरे धीरे आगे की ओर गति करने लगता। पूरा चक्रवात आगे की ओर गति करने लगता। और जो मैदानी भागों से जाकर टकराने के बाद लगभग 400-500 किलोमीटर के एरिया में बड़ा तूफान मचाता। इस बात का अंदाजा मैं तुम्हें बता सकता हूं कि चक्रवात कितने खतरनाक है। चक्रवात को मिसले नहीं पड़े। चक्रवात एक प्रकार का इंडियन जियोग्राफी का मोस्ट टॉपिक है। नहीं, चक्रवात हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि उड़ीसा के तट पर ना वर्ष 1999 में आई चक्रवात ने ना तहलका मचाया था। आज तक भारत के अंदर ना इतनी ज्यादा मौतें कभी नहीं हुई। 1 लाख लोग मारे गए थे उड़ीसा के तट पर। इस बात का अंदाजा लगा सके कि चक्रवात हमें किस तरह प्रभावित कर सकते हैं। बंगाली खाड़ी में उठने वाले चक्रवात ना भारत को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। 2006 में आई चक्रवात ने ना राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर तक अपना असर दिखाया। यस, सोच लो तुम, राजस्थान के बीकानेर जैसलमेर तक, राजस्थान के अंदर तक जा पहुंचा और भीषण तबाही लेकर आया। चक्रवात इतने खतरनाक, इतने घातक हो सकते हैं। तो ये सीधे सीधे मानव जीवन से जुड़े हुए और मानव स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। समझ बात? या तुम्हारी दैनिक जीवनचर्या प्रभावित कर सकते हैं। इतना ही नहीं,
चलो लोग तो मारे ही गए, लगभग 2.5-3 लाख लोग घर से बेघर हो गए, प्रवास की समस्या पैदा कर दी, उनके घर पूरे तबाह कर दिए गए। समझ में आया बात यार? इतना ही नहीं, वहाँ चलने वाली दूर संचार व्यवस्था थी, जो दूर संचार व्यवस्था, नेटवर्क वाली व्यवस्था, फोन की व्यवस्था, वो भी पूरी दुरुस्त हो चुकी थी। दूसरे नंबर पर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तटीय इलाकों का पूरी तरह डूब चुका था, लोग अपने घर छोड़कर जा चुके थे। तो एक चक्रवात आने से कितनी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, तो इसलिए चक्रवात के बारे में जानना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। तो मेंस का क्वेश्चन लाजमी बनना ही है। तो मेंस पहले से आराम आराम से समझेंगे पीटी कैसे कैसे सवाल आते हैं। पूरी दुनिया में ना सबसे ज्यादा तकड़ा जो तूफान आता, तूफान ही हो एक प्रकार का हो, सबसे बड़ा चक्रवात था, उसे टार्नेडो के नाम से जानते हैं, अभी इसका टार्नेडो के नाम से। और अमेरिका के अंदर आता, कैरिबियन सागर के अंदर छोड़ जाता, और यहाँ मिसोरी मैदान, मिसोरी मैदान अमेरिका के अंदर पड़ता। इसे मिसिसिपी और मिसोरी मैदान के नाम से जानते हैं, मिसिसिपी मिसोरी मैदान के नाम से जानते हैं। और यो ना कैरिबियन सागर से उठता, यो जिसे दिखाऊंगा तुम टार्नेडो नाम का चक्रवात, और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता और पूरे अमेरिका के अंदर तबाही लाता। और तुम्हें जान के हैरानी होगी, जो घर है ना, अगर इसके संपर्क में कोई आया इतना खतरनाक हो, घूमता हुआ जाएगा, तो ये नहीं समझ ली कि घर भी उड़ जाएगा। यस, यो घर मिट्टी का बना हुआ, सीमेंट का बना हुआ, सरिया बना हुआ, उड़ जाएगा यो। इसलिए वहां के लोग भी बहुत बड़े खतरनाक है। पता क्या करो हमें, ठीक इस तरह का घर बनाएंगे, इस तरह करके, ऐसा करके ऊपर तो एक बिल्डिंग बनाई, इसके ऊपर एक और बिल्डिंग बनाई, इसके नीचे भी बिल्डिंग बना देंगे, इसके नीचे भी बिल्डिंग बना देंगे, आया समझ में नहीं? इसके नीचे बिल्डिंग बना देंगे और यहाँ रहना स्टार्ट कर देंगे, मतलब नीचे बेसमेंट में बिल्डिंग बना के रखते हैं। अगर ये घड़े उड़ भी गए ना, जब उन्हें पता लग जाना आज तूफान आने वाला, चक्रवात आगे बढ़ने वाला, टार्नेडो आने वाला, तो इनके दोनों घर भी उड़ गए, तो नीचे का तो घर बचा ही रहेगा। तो बचाने के लिए बेसमेंट में जानबूझ के घर बनाते हैं। सही बात है, वे भी इसके अभ्यस्त हो चुके। तो आ कहाँ तक आगा, उन्होंने इंसान ने हर चीज़ का तरीका इंतजाम खोज लिया, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो दुनिया में सबसे खतरनाक है टार्नेडो नाम का जो चक्रवात है, हर साल आता है, समझ में आई बात है, एक्टिव रहता है टार्नेडो नाम का चक्रवात। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चक्रवात ना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चक्रवात यहाँ पश्चिमी प्रशांत महासागर में आते हैं। ये देखो, ये पश्चिमी इधर का हिस्सा उधर दिखाई देगा, समझिए, इसे तुम पूर्व न मानो, इधर के बाजू हिस्सा, क्योंकि मैप ग्लोब है, पूरा का पूरा है ग्लोब है, इसका इधर का हिस्सा। तो पश्चिमी प्रशांत महासागर के अंदर सबसे ज्यादा देखो टाइफून, जो गोल गोल चक्कर बनाए ना मैंने, ये टाइफून, ये इन्होंने वहाँ टाइफून्स के नाम से जानते हैं, टाइफून्स। देखो चाइना टाइफून्स के नाम से जानते हैं। चक्रवात का नाम भारत के अंदर ही चक्रवात है। जैसे तुम इनको पहुंचोगे ना, तो अमेरिका के अंदर टार्नेडो कहते हैं ना, लेकिन चाइना के अंदर टाइफून्स कहते हैं, समझ में आई बात है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर विली विली कहते हैं, विली 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 विली। यूपीएससी ने 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन, विली विली, ऐसे समझ में। तो ये जो टाइफून्स इसे कहते हैं, पश्चिमी प्रशांत महासागर के अंदर, पश्चिमी प्रशांत महासागर के अंदर सबसे ज्यादा टाइफून्स आते हैं, सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं, सबसे ज्यादा चक्रवात। अब जब चक्रवात चिल्ला ही रहे, इतनी बड़ी भीषण तबाही लाने वाला, मैंने बताया तो उड़ीसा के अंदर उत्कल तट के पास लगभग 1 लाख लोग मरना इतना आसान बात नहीं है। दूसरी बात, या 2 लाख लोग घर तबे घर हो चुके। वर्ष 1999 में आए हुए चक्रवात ने बंगाली खाड़ी से उठने वाला चक्रवात इतनी बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया। वहां की ना दूर संचार व्यवस्था ठप, वहां का पर्यटन क्षेत्र ठप, वहां की परिवहन व्यवस्था ठप, समझ में आया बात या। उसके बाद जब चक्रवात चला गया ना, तो एकदम सूखे जैसी स्थिति में पैदा हुई, कई सारी समस्याएं एक साथ उत्पन्न हुई। और जहाँ कई सारी समस्याएं उत्पन्न होगी ना, वहीं तुरंत समझ जाओ यूपीएससी अपना मेंस का क्वेश्चन तुरंत बना लगा, ऐसे समझ। तो बताओ 1999 में तूफान आया होगा, सन 2000 में यूपीएससी में क्वेश्चन आया होगा नहीं आया होगा। तो जो घटनाएं घटती है, अगले 1 साल बाद यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाए मेंस में। इतनी बात बता दो, समझ में ही नहीं आई। तो अब तो चक्रवात जानना इंपॉर्टेंट हो गया। तो चक्रवात तो अब तो पता ही होना चाहिए। लेकिन चक्रवात को बनाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए पहले तुम आराम तो छोटे छोटे पड़ाव से गुजरना पड़ेगा। ये सारे के सारे पेपर में क्वेश्चन पूछे आते हैं। देखो, थोड़ा साइंस यूज करेंगे, थोड़ा फिजिक्स यूज करेंगे। जाओ, सबसे पहली बात, हवा किसे कहते हैं? हवा क्या हो? तो जो आसपास जितनी भी गैसें मौजूद है ना, जो गैस है, वो गैसों का जो मिश्रण हो ना, वही हवा हो। लेकिन उसे हम जब हवा चलना स्टार्ट कर दे ना, चलना स्टार्ट कर दे, गति करना स्टार्ट कर दे, तो हम उसे नाम देते हैं विंड, हिंदी में कहते हैं पवन। तो पवन गति हो रही करते हुए कहेंगे पवन, ऐसा समझ में, गति कर रही होगी तो पवन। अगर रुकी हुई ना गैसों का मिश्रण तो हवा हो। गैसों के मिश्रण को हम हवा कहते हैं। हवाएं हवाएं ले जाए जाने तुझे कहाँ हवाएं, गाना नहीं सुना गया हो, ऐसा समझ में। इसकी जगह अगर दूसरी भाषा बदलता ना, गैसों का मिश्रण ले जाए तुझे कहाँ हवाएं, तो हवाएं किसे कहते हैं? गैसों का जो मिश्रण हो, मिक्सड ऑफ गैस, यानी गैसों का जो मिश्रण हो। और यही हवा ना, वायु जब गति करनी स्टार्ट कर देगी, समझ में आई बात क्या, तो वो क्या कहलागी? पवन कहलागी। और जो पवनें गति करती है ना,
पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी घूम रही, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हवाएं उत्पन्न होती है। और ये हवाएं इधर जहां लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर तो हमेशा हाई प्रेशर की तरफ जा, हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाएगी, उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर प्रभावित होगी। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रखने, इसे मैं मिटाने जान रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ और समझाऊंगा। ये सारी बातें याद रखो। हवाएं पता लगी क्या हो, हवाएं गैसों का मिश्रण ही हवाएं हो। ठीक है, मुझे लगा दो आज पता लगा, पता था अक्सर सही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो जो हवाएं क्या हो, गैसों का जो मिश्रण हो ना वही हवाएं हो। हवाएं हमेशा वायु की एक खास बात होगी, जो पवनें होंगी वे हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये सिंपल सिद्धांत, छोटा सा सिद्धांत। जो हवाएं होगी, पवनें होगी, वे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। अब ये बताओ मुझे, ये मार्कर यहाँ रखा हुआ, मार्कर को उठाकर यहाँ रख दिया तो एक बल काम करा, इस पर बल तो काम करा होगा। बिना बल के तो किसी चीज में गति हो नहीं सकती। तो हवाएं को चलने के लिए भी तो गति चाहिए होगी, गति चाहिए होगी। अगर किसी वस्तु में गति उत्पन्न करना चाहते हो ना तो उसके लिए जरूरी होगा बल। तो बल, तो मैंने इस वस्तु में गति लाई, इस वस्तु में गति क्यों आई? क्योंकि इस पर बल लगा। तो हवाओं में गति नहीं आई, तो हवा में गति आई तो क्या बनेगी? पवन। तो बन जो गति आई होगी किसी बल के कारण ही तो आई होगी। तो जिस बल के कारण गति आई होगी ना उस बल का नाम है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस नाम ना एक वैज्ञानिक का नाम था, जीजी कोरियोलिस। उन्होंने पता क्या बताया था? उन्होंने ये बताया, भाई साहब ये पृथ्वी ना हमारी पूरी की पूरी, इस पृथ्वी के दो भागों में बांट दो, ये 0 डिग्री अक्षांश, इसके उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जो उत्तरी गोलार्ध होगा ना, उत्तरी गोलार्ध में अगर कोई भी चीज गति कर रही हो, कुछ भी कर रही गति हो, नाव चलाओ, पंखा चलाओ, कुछ भी चलाओ, कीट पतंग का गति कर रहा हो, तुम जाओ उत्तरी गोलार्ध में, अगर तुम गति करोगे तो समझ जा वो हमेशा ना अपनी दाईं ओर विक्षेपित हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा। यही तो कोरियोलिस बोलो, वो सिद्धांत जाने का, विक्षेपित हो जाएगा। ऐसे समझ, अगर वो उत्तरी भाग में जाएगा, उत्तरी भाग में, उत्तरी गोलार्ध में गति कर रहा होगा। आसान भाषा में यहाँ भी समझ सकते हैं तुम, घबराओ मत बिल्कुल भी। पहले ये बात बताओ कि जो हो कि हमारे कहां से कहां गति करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो। तो हमारे पृथ्वी के अंदर कितने गोलार्ध हो? 2। एक तो हो उत्तरी गोलार्ध, एक हो दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जो गति करती है वस्तु है वे हमेशा दाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर। दाईं को क्या कहते हैं? राइट। अब उनका जो विक्षेपण होगा ना, उनमें विक्षेपित होगी, विचलित होगी, जिस बल के कारण विचलित होगी उसे कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस बल की परिभाषा लिखी हुई है, कोरियोलिस बल की परिभाषा लिखी हुई। वस्तु सीधी नहीं जाती, नहीं, क्या तो दाईं ओर मुड़ती है, क्या बाईं ओर मुड़ती है, समझ नहीं बात क्या? तो जिस बल के कारण मुड़ती है ना उस बल का नाम ही तो कोरियोलिस बल है। चाहे कोई भी वस्तु हो, हवाएं हो, चाहे कुछ भी हो, अगर तुम उत्तरी गोलार्ध में रहते हो तो तुम दाईं ओर मुड़ोगे, अगर तुम दक्षिणी गोलार्ध में रहते हो बाईं ओर मुड़ोगे। और दाईं ओर को कहते हैं राइट साइड, और बाईं ओर को कहते हैं लेफ्ट साइड। अगर तुम दक्षिणी गोलार्ध में रहते हो तो तुम बाईं ओर मुड़ोगे, अगर तुम उत्तरी गोलार्ध में रहते हो तुम दाईं ओर मुड़ोगे। मैं नहीं कह रहा हो, यह बात कोरियोलिस ने बताई थी, कोरियोलिस वैज्ञानिकता हो। एक चार्ल्स का नियम भी हो, चार्ल्स का नियम कहता है अगर तुम दाब बढ़ाओगे ना तो ताप घट जाएगा, अगर ताप बढ़ाओगे, कहीं का ताप बढ़ रहा है, किसी क्षेत्र का ताप बढ़ रहा है, तो बताओ वहां दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यो ज्यादा तो यो कम, यो कम तो या ज्यादा। अब बताओ ग्रीष्म ऋतु के दौरान, जहां ग्रीष्म ऋतु पाई जाएगी, ग्रीष्म ऋतु में तापमान ज्यादा होगा। जब तापमान ज्यादा होगा तो फिर दाब क्या होगा? जब भी तो कहता हूं मैं कि वहां निम्न दाब का क्षेत्र पाई जा और उच्च ताप का क्षेत्र पाई जा, इसलिए कहता हूं मैं। कई बार नहीं समझाया मैंने कि जहां ITC उपस्थित हो वहां निम्न दाब का क्षेत्र पाई जा, तो फिर मैंने भी तो कहा था उच्च ताप का क्षेत्र पाई जा, इसीलिए कह रहा था। मैंने थोड़ा चार्ल्स का नियम भी यूज कर दिया। कक्षा 11 की NCERT का केमिस्ट्री का पहले चैप्टर है, अब फिजिक्स में भी आया। समझ में आया बात है? इतनी बात बता दो, मुझे समझ में ही नहीं आई। ठीक, तो ये अगर किसी क्षेत्र का तापमान ज्यादा होगा ना तो समझ जाओ वहां निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होगा, अगर तापमान ज्यादा कम होगा तो वहां उच्च दाब का क्षेत्र विकसित होगा। तो बताओ जहां निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होगा वहां तापमान ज्यादा नहीं होगा, होगा नहीं होगा? ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। एक बात और, तूफान का संकेत हमें कैसे मिलेगा? एक मीटर हमारे पास बैरोमीटर जिसे बोलते हैं, कैसे पता चलेगा तूफान आने वाला? अगर बैरोमीटर के अंदर, बैरोमीटर तूफान का संकेत हो, बैरोमीटर के अंदर जो पारा हो ना, पारा इसके अंदर मरकरी जिसे बोलते हैं, पारा भरा हुआ हो, अगर पारा नीचे गिरना स्टार्ट होगा, अगर पारा बढ़ना स्टार्ट होगा, ऊपर जा रहा, पारा का तापमान ऊपर बढ़ रहा, पारा ऊपर बढ़ता चला जा रहा, तो बैरोमीटर बता देगा अगर पारा बढ़ रहा है ना तो मौसम साफ सुथरा, और जब मौसम साफ सुथरा हो ना तो चक्रवात नहीं आने, और जो चक्रवात नहीं आने ना इसका मतलब तूफान नहीं आने, तूफान नहीं आने तो मौसम साफ होगा, प्रति चक्रवात कहते हैं उसे। दिमाग में गुजरी बातें, ये छोटी छोटी बातें PCS में पूछ लीजिए, चलिए लिखा सारा डाटा निकाल के। उसके बाद पारा कम होगा, पारा अगर नीचे गिर रहा होगा बैरोमीटर के अंदर, ये बैरोमीटर इधर, इसमें पारा अगर नीचे गिर रहा होगा ना तो तूफान का संकेत होगा। तो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं
कि अगर बैरोमीटर के अंदर तापमान पारा नीचे गिर रहा हो तो क्या मतलब हो, तूफान का संकेत है। आया समझ में? तो बैरोमीटर में अगर पारा नीचे गिर रहा हो किसका संकेत हो, अगर पारा ऊपर जा रहा हो। अच्छा ये बताओ, अगर तू बैरोमीटर में पारा नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब क्या, पारा कम नीचे हो रहा है, पारा नीचे तो जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या आने वाला, तूफान आने वाला। अच्छा पारा ऊपर बढ़ा तो मौसम साफ साफ, बस चार्ल्स का नियम पता लग चुका। जहां अधिक दाब होगा जहां अधिक दाब होगा वहां ताप निम्न होगा, इतनी बात बताओ समझ में। अच्छा अगर जहां तापमान ज्यादा होगा दाब कम होगा, सीधी सी बात है। जहां दाब कम होगा वहां निम्न दाब का क्षेत्र, वहां लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अरे ऐसा समझ, लो प्रेशर को भरने के लिए बाहर आसपास तो हवाएं चल पड़ती है, ठीक है। जरा यहाँ देखो, यहाँ गर्म होने पर ना जो वायु हो, यहाँ यह बात याद रखना हमेशा, अगर वायु गर्म होगी ना, जो वायु हवाएं जो गर्म होगी तो गर्म होने के बाद ना वायु हल्की हो जाएगी, और जब हल्की हो जाएगी तो ऊपर उठ जाएगी। इस बात को आसान भाषा में समझाने के लिए तुम अपने यहाँ घर में ना बर्तन रखो, उसके अंदर से चूल्हे पे पानी गर्म करना स्टार्ट कर दो। जैसे गर्म करना स्टार्ट कर दो ना तो पानी वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा। क्यों? क्योंकि हवाएं गर्म हो चुकी है, और जब हवाएं गर्म हो जाती है ना तो हल्की हो जाती है, और हल्की हो जाती है ना तो उनका वाष्पीकरण हो जाता है। समझ नहीं बात यार, पता लग चुका। अगर पानी गर्म हो चुका तो गर्म होने के बाद क्या करेगा, वाष्प बन के ऊपर नहीं उड़ेगा। इसका मतलब अगर वायु गर्म हो चुकी ना तो गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है और ठंडी वायु हमेशा नीचे बैठ जाती है। ये बादल जो ऊपर जा रहे हैं ना, बादल ऊपर जा रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो तो गांव के लोग अंदाजा लगा ला, पता क्या अंदाजा लगा हुआ, बारिश होने वाली। क्यों? इसका मतलब उन्हें भी पता कि पानी ना गर्म होकर वाष्प बन को ऊपर उड़ चुका। गर्म हवाएं हमेशा ऊपर उठती हैं, ऊपर उठती हैं, और फिर वे ना धीरे धीरे इस बात का अंदाजा लगाते हैं। फिर वो ना जब ठंडी होती है तो ठंडी हवाएं हमेशा नीचे आती है, और ठंडी हवाएं नीचे आती है तो इसका मतलब यही वर्षा करती है। समझ में आया बात? यह बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे गांव के लोग अंदाजा लगाते तुरंत, उन्हें सब पता, भले उन्हें पता बैरोमीटर क्या है, लेकिन पता उन्हें सब प्रकृति, इतने प्रकृति के अंदर इतने व्यस्त हो चुके, उन्हें सब मालूम है कि आज बारिश आगे नहीं आगे। और मैंने उनके अंदाजे बिल्कुल सही लगते हुए देखे। जब मेरे पापा बात करते हैं ना, पछुआ चल रही बाजी वाह, ऐसा करके मुझे झूले पे झुलाते थे। झूले पे जब झुलाते थे बैठा कर तो मैं सोचता था पछुआ क्या हो, इधर देखता था आसमान की तरफ, पछुआ पता नहीं क्या हो। बाद में जाकर समझ में आया, उन्होंने कहा कि जब पछुआ चलती तो फिर बारिश ही नहीं होती। मैंने कहा बाबा बारिश होगी आज, उन्होंने कहा तो बिल्कुल अंदाजा सही है। उन्होंने कहा कल को होगी तो होगी तो होगी। मतलब इतना प्रकृति की इतनी जानकारी थी, नेचर के इतने व्यस्त लोग थे। आया समझ में? और हमारे पास IMD के पास, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास विज्ञान होते हुए भी सब भी जब भी फैला। इससे तो बढ़िया मेरे पापा बता देते, उसे जिंदा रख लेते, दिहाड़ी दे देते उन्हें यार। आया समझ में? तो गर्म होने पर वायु कैसी होगी, और फिर कहाँ उठेगी वह, सिर पर मेरे ऊपर उठ जाएगी। इसे यहाँ तरफ कर दूं क्योंकि मैं तुमको कुछ और समझाना चाहता हूँ, हटा दो सर, ठीक है। अच्छा हवाएं लो प्रेशर से हाई प्रेशर की जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी। बैरोमीटर में अगर पारा ऊपर को चढ़ रहा हो, अगर नीचे गिर रहा हो, एक सयाने ने कहा था तूफान आएगा, सब कुछ उड़ा ले जाएगा, घमसान आएगा। तूफान आने से पहले पत्ते झड़ गए, तूफान आने से पहले पत्ते झड़ गए। अरे भाई हम ये कौन सी गाड़ी में चढ़ गए हैं, ये क्या है? हाँ उसकी तो शायरी है। आज ही तो उसकी किताब है मेरे पास, अभी तो मैंने ऑर्डर करी। आदमी कुत्ता है। चलो गर्म होने पर सुनो, तो गर्म होने पर ना, गर्म होने पर वायु हल्की होती है और ऊपर उठती है। इस बात को समझाने के लिए मैं छोटा सा प्यारा सा सूर्य भी बनाया। देखो सूर्य, सूर्य ठीक, सूर्य ये क्या समुद्र, समझ नहीं बात। इस आसमान भाषा में वहाँ समझ सको। यहाँ बंगाली खाड़ी नहीं है नहीं बंगाली खाड़ी। तो यहाँ सूर्य की किरणें ने पता क्या हो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो महीना हो ना, अक्टूबर का महीना, अक्टूबर के महीने में जो मैंने बताया था, अभी हमारे यहाँ मार्च चल गया, तो 22 मार्च के बाद ना जो सूर्य 22 मार्च के बाद 21 जून के बाद ना वैसे वो धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो गया था। वैसे 22 मार्च के बाद वो धीरे धीरे 23 मार्च तक ना विषुवत रेखा के आसपास पहुंच चुका होगा, 23 मार्च के आसपास तक पहुंच चुका होगा, यानी पार कर चुका होगा। सितंबर नीचे आते थे धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच चुका होगा, धीरे धीरे दक्षिण आना शुरू हो जाएगा, दक्षिण में जाना शुरू हो जाएगा। अब जाना नीचे स्टार्ट होगा चुका हो। अब यहाँ अक्टूबर के महीने तक आते आते ना सूर्य की किरणें यहाँ खड़ी पड़नी स्टार्ट कर देगी। अक्टूबर के महीने में आते आते सूर्य की किरणें यहाँ बंगाली खाड़ी में खड़ी पड़नी स्टार्ट हो जाएगी। और जब सूर्य की किरणें बंगाली खाड़ी में खड़ी पड़नी स्टार्ट हो जाएगी ना, तो समझ जाओ वहाँ ना ताप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जहाँ ताप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पर थोड़े, चार्ल्स का नियम क्या बताया, दाब कम हो जाएगा, तो वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हो जाएगा। और जब निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हो जाएगा तो आसपास तक क्या चल पड़ेगी, हवाएं क्या चल पड़ेगी। और हवाएं भी ऐसे चल पड़ने की,
हवाई भी चलने का गजबी तरीका होगा। आसपास तो ये सूर्य, ये समुद्र होगा हमारा, आसपास तो यहाँ तापमान गर्म हुआ, जब तापमान हुआ यहाँ तापमान ज़्यादा होगा तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, और लो प्रेशर को भरने के लिए आसपास तो कुछ ना कुछ आएगा। अब यहाँ स्थलखंड तो है नहीं कि हवाएं चल पड़ेगी, ऐसा समझ में, जिस तरह हमारे बाग में वहाँ स्थलखंड थे, ऐसे वहाँ ऐसे घूमते रहते हैं, पत्ते से घूमते रहते, समझे, उसको बोल रहे तो भंवर बोल रहे हम, भंवर। एक और नाम हो गाँव में उसका, एक अलग ही नाम चले, जब पत्ते से उड़े जाए ऐसा करके, बिगुल टाइप का बनो जो, कितना नहीं, मेरे याद नहीं आ रहा, तुम बताना मुझे गाँव में क्या बोलते हैं उसे। भंवर, पानी में तो सब भंवर बोलते हैं, समझ में बात। या पानी में खतरनाक तूफान हो, देखो लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो धीरे धीरे ना ऐसा हवाएं चल पड़ती है, ऐसा करके हवाएं चल पड़ती है चारों तरफ से, ऐसा करके हवाएं चल, क्या चुप हो जाओ, बिगुल बोलते से, बिगुल, उसकी चंगुल में कोई फंस जा ना तो ऊपर ही उड़ जा। चलो आसपास तो हवाएं चल पड़ती हैं, अगर ये हवाएं ना जितनी ज्यादा जमीन गर्म होगी यहाँ की, जितना ज्यादा तापमान होगा, इसलिए आसपास तो हवाएं चल पड़ती है, उस क्षेत्र को भरने आ जाती है, इस क्षेत्र को भरने आ जाती है। लेकिन इस क्षेत्र को जब भरने आ जाती है ना, तो यहाँ जो क्षेत्र जो आया, जो यहाँ संरचना बनती हुई दिखाई देती है, यहाँ जो संरचना बनती हुई दिखाई देती है ना, उसी संरचना का नाम हो चक्रवात। तो चक्रवात कुछ नहीं है, एक प्रकार की संरचना हो, ऐसे गोल गोल टाइप की, गोलाकार आंधी हो, एक प्रकार की गोलाकार आंधी। इसके उसके ना ये समझ जाओ, अभी तुम्हें चक्रवात की परिभाषा लिखवाऊंगा, तो चक्रवात की परिभाषा में ये लिखना, एक काम करो, चक्रवात की परिभाषा मैंने ग्रुप में भेज दी तुम, तो एक काम करो, हेडिंग बनाओ, चक्रवात की परिभाषा लिखो पहले, क्योंकि मेंस में अंदर काम आ गया ना लिखने को। तुम्हें लिखो चक्रवात एक ऐसी संरचना है, चक्रवात हेडिंग बनाओ, उसके अंदर लिखो चक्रवात एक ऐसी संरचना है चक्रवात एक ऐसी संरचना है जो गर्म हवाओं के चारों ओर, जो गर्म हवा के चारों ओर जो गर्म हवा के चारों ओर निम्न वायु दाब के साथ क्षेत्र के साथ विकसित होती है, जो गर्म हवा के चारों ओर निम्न वायु दाब के क्षेत्र के साथ विकसित होती है। ये परिभाषा बेंस के अंदर लिखने में काम आ गई। निम्न वायु दाब के क्षेत्र के साथ उत्पन्न होती है, जो गर्म हवा के चारों ओर निम्न वायु दाब के क्षेत्र के साथ विकसित होती है, उत्पन्न होती है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एक तरफ तो गर्म हवाएं, एक तरफ तो ठंडी हवाएं मिलेगी, साइड कहीं ठंडी हवा तो गर्म और ठंडी हवाओं का जब मिलाप होगा ना, तो यहाँ गोलाकार आंधी का रूप ले लेती है। इसे हम चक्रवात के नाम से जानते हैं। लिखो, जब गर्म हवाएं तथा ठंडी हवाएं, जब गर्म हवाएं तथा ठंडी हवाओं, जब गर्म हवाएं तथा ठंडी हवाओं का मिलाप होता है, जब गर्म हवाओं तथा ठंडी हवाओं का मिलाप होता है, गर्म हवाओं तथा ठंडी हवाओं का मिलाप होता है, तो वह एक गोलाकार आंधी का आकार लेने लगती है, तो वह एक गोलाकार आंधी का आकार लेने लगती है, तो वह एक गोलाकार आंधी का आकार लेने लगती है। इसे ही चक्रवात कहते हैं। गोलाकार आंधी का आकार लेने लगती है, इसे ही चक्रवात कहते हैं। परिभाषा तमीज से पढ़ लो, भी सुनूंगा से परिभाषा को। अब सवाल है, जो हवाएं चल पड़ती है, ये हवाएं ना चक्रीय रूप में चलती है। हवाएं तो सीधी भी चल सकती है ऐसा, लेकिन कोरोलिस बल के कारण नहीं, हवाएं चक्रीय रूप में चलती है, चक्र की तरह चलती है। समझ में आया बात? कैसे चलती है? चक्रीय रूप में, चक्रीय रूप में चलती है। कौन से बल के कारण? कोरोलिस बल के कारण। अब कोरोलिस बल क्या है वो नीचे समझाऊंगा। कोरोलिस बल क्या है दोबारा फिर इसे चित्र एक्सप्लेन करूंगा, वहां भी समझाने की कोशिश करूंगा चित्र में तुमको कोरोलिस बल क्या है।
तो कोरियोलिस बल के कारण ना ये जो हवाएं हो ये चक्रीय रूप में चलती है। लिखो कोरियोलिस बल के कारण ये हवाएं चक्रीय रूप में चलती है। नई लाइन से लिखना, कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस बल के कारण ये हवाएं चक्रीय रूप में चल पड़ती है, चक्रीय रूप में चल पड़ती है। कोरियोलिस बल के कारण ये हवाएं चक्रीय रूप में चल पड़ती है। आ जाओ समझो, इंपॉर्टेंट बात होता लिख लिया यहां तक। और सुनो, अब ये कोरियोलिस बल हो क्या है, क्या ये तो बात तुम जानते हो, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, घूम रही नहीं है, ऐसे घूम रही है, तो पृथ्वी घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर हवाएं उत्पन्न होती है। और जो हवाएं है ना ये इनमें ना विक्षेप आ जाता, कोई ऐसे जा रही कोई सीधे नहीं जाती है, ऐसे इनमें चलो ये विक्षेप आ जाएगा, मुड़ कर जागी है। जब मुड़ कर जागी इसका मतलब कोई ना कोई बल काम करा होगा, जो बल काम करा वही कोरियोलिस बल है। दोबारा फिर समझ लो, सुनूंगा मैं कोरियोलिस बल क्या है। जी आपने बताया पृथ्वी घूमती जाती है, और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इसमें हवाएं उत्पन्न होती है, वायु उत्पन्न होती है। और जो वायु है ना वह सीधे नहीं जाती, उत्तरी गोलार्ध में उसकी दिशा अलग होगी, दक्षिणी गोलार्ध में उसकी दिशा अलग होगी। और या कोरियोलिस बल की दिशा वायु पे ही काम नहीं कर रही, प्रत्येक वस्तु पर काम कर रही है। तुम भेजोगे सीधी, लेकिन हमेशा दाईं तरफ मुड़ोगे जाकर। कोई भी तुम पत्थर फेंक गया ना वो तुम्हें सीधा दिखाई देगा, लेकिन सीधा गया नहीं, बाईं तरफ नहीं जाने का, दाईं तरफ। अगर तुम इस भाग में खड़े हुए, तुम यहाँ खड़े होकर पत्थर फेंक रहे हो, तो इधर नहीं जाने का हो, इधर जाके गिरेगा। खास बात है, समझ बात। मैं नहीं कह रहा इसका मतलब उस पर कोई बल काम कर रहा था, उस बल का नाम पता क्या है, कोरियोलिस बल। और यह बात दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, अगर तुम यहाँ खड़े होकर पत्थर फेंक गया ना तो ये खब्बे हाथ की तरफ गिरेगा तुम्हारे, क्योंकि जिधर मैंने तीर का चिन्ह बनाया ना उधर तुम्हारा, इधर तुम्हारा सज्जा हाथ होगा, इधर तुम्हारा खब्बा हाथ होगा। अगर मैं ऐसा खड़ा हुआ तो मेरा सज्जा हाथ इधर नहीं होगा, इसे हम राइट साइड नहीं बोल लगे, ये राइट साइड है या मेरे को कौन साइड, लेफ्ट साइड है। मैं यहाँ खड़ा होकर पत्थर मारा उधर फेंक कर, आए समझ में, मान लो मैं यहाँ खड़ा हुआ, मैंने पत्थर मारा इधर फेंक कर, तो मैंने पत्थर इधर फेंका था ना, इधर नहीं मेरा पत्थर इधर नहीं जाने का, इधर जाएगा, विक्षेपित होगा नहीं होगा, क्यों, वहां पर कोई बल नहीं काम कर रहा होगा। जो बल काम कर रहा हो कौन सा बल है, आए समझ लो। तो इसने यही तो बताया कि पृथ्वी घूर्णन गति के कारण ना जो वायु उत्पन्न हो, पृथ्वी घूम रही, घूमने के कारण इसमें हवाएं उत्पन्न हो रही, ऐसे हवाएं चल पड़ती है। और ये हवाएं की दिशा ना, हवाओं की दिशाओं में विक्षेप आ जा, विक्षेपक बल काम करो, वो विक्षेपक बल ही तो कोरियोलिस बल कहलावा। समझ नहीं बात यार। तो मैंने कहा पृथ्वी घूम रही, तो घूमने के कारण क्या उत्पन्न हो रही, इस पर हवाएं, तो हवाएं सीधे नहीं जाती। ये तो खाली हवाई की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, हवाएं सीधे नहीं जाती। आज तो कुछ भी हो, उत्तरी गोलार्ध में हमेशा कुछ भी वस्तु, पंखा हो, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी, जहां तक तुम्हारी नजर जा रही, पत्थर हो, कुछ भी हो, नाव गति कर रही हो, वो हमेशा राइट साइड जागी उत्तरी गोलार्ध में। यह बात याद रखना, अगर काम होने वाली है, चक्रवात की दिशा यही बतागी तुम, जो मैं बात तुम बता रहा हूँ। रटने से नीचे चले जाओ, दक्षिणी गोलार्ध में क्या खास बात होगी, दक्षिणी गोलार्ध में एक खास बात होगी, वो हमेशा अपनी बाईं तरफ जागी। ऐसा मैं नहीं कह रहा है, ये कोरियोलिस बल ना बताया, कोरियोलिस, जीजी कोरियोलिस नाम था इनका, जीजी कोरियोलिस, ऐसे समझ, जीजी नहीं है, जी जी पूरा नाम बड़ा बहुत नाम इनका। इतनी बात बताओ समझ में नहीं है, कोई दिक्कत। अच्छा कोई, तो फिर तो वायु की भी यही बात होगी, यही तो बात, या यही बात वायु पर लागू होगी। जो हवाएं है ना वह चल पड़ती है अपने हमेशा दाईं ओर, समझ बात या। और जो नीचे दक्षिणी गोलार्ध में ना जो हवाएं चल पड़ती है वे चल पड़ती है बाईं ओर। अच्छा ये हवाओं की बात नहीं है, किसी भी वस्तु की बात है, ये बात कोरियोलिस ने बताई थी, समझ ये बात। फिर आया था फेरल, यह बात उन्होंने हवाओं में बता दी। हवाओं में क्या कहा था, फेरल के नियम के अनुसार जो हवाएं हैं ना उत्तरी गोलार्ध में, जो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर चल पड़ती है, ऐसे नहीं चल पड़ती, ये दाईं ओर नहीं है, ऐसा समझ लो। और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर चल पड़ती है, यही तो फेरल का नियम है, समझ गए तुम। अरे भाई तुम यहाँ देखो ना, इसे देखो, ये था मैंने क्या समझा था फेरल का नियम तुम, ITC-Z का क्षेत्र, तो ऐसे नहीं हमें चलती दिखाई थी मैंने, व्यापारिक पब ने जब बताई थी। अब तुमने कभी सोचा था ये क्यों चल रही है ऐसा, ये फेरल का नियम, यही तो फेरल का नियम। और जब मैं इधर से ऐसा आऊँगा, मान लो मैं ऐसा आ रहा हूँ, अब मैं देखो वहाँ अपने आप को रख कर देखूंगा, इसकी जगह तुम अपने आप को रख कर देखो, तो तुम्हारा दायां किधर होगा, दायां इधर, दायां राइट साइड, और ये कौन सा होगा मेरा बायां। अभी मैं उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध ऊपर तो हवाएं किधर चल पड़ी, दाईं ओर नहीं चल पड़ी, तो ये किसका नियम है, फेरल का। और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं किधर चल पड़ती है, बाईं ओर, ये मेरा बाईं ओर नहीं होगा, इधर तो मेरा बाईं ओर है नहीं, बाईं ओर, तो इसका मतलब ये कौन सा किसका नियम, फेरल का नियम। तो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होंगी वे दाईं ओर चल पड़ती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं होंगी ना वे बाईं ओर चल पड़ती है, इसे किसका नियम कहते हैं, ये फेरल का नियम हो।
इतनी बात बताओ, फिरल का नेम लगेगा भी। ये जो साइक्लोन है ना, साइक्लोन की बहुत खास खास बातें, साइक्लोन बोलते हैं चक्रवात को, इंग्लिश में साइक्लोन बोलते हैं। साइक्लोन के अंदर सारी बातें यूज होगी, रटना नहीं पड़ने का, इतनी खास बात है। इतना तक मैं तुम्हें ज्ञान दे दूंगा, अगर तुम ना भी तुम्हें कुछ भी पता होगा तो अब तुम्हारे चक्रवात का क्वेश्चन आया तो तुम भी तब भी बना बना के लिख दोगे और सबसे अच्छा लिखोगे। एक लाइन भी जोड़ोगे जब भी 20 लाइन बैठ जाएगी। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? अच्छा, कोरोलिस ने क्या बात बताई थी, पता लग गया? कोरोलिस ने क्या बात बताई? कोरोलिस ने बताया, कोरोलिस बल बताया। यूँ कह रहा है जो पृथ्वी घूम रही ना, ये जो घूमती हुई, इसके कारण हवाएं उत्पन्न होगी। जब हवाएं उत्पन्न होगी तो ये समझ जाओ तो पृथ्वी पर ना जो घूमती जो हवाएं होंगी, तो पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध होगा, एक दक्षिणी गोलार्ध होगा। उत्तरी गोलार्ध में जो वस्तु गति कर रही हो ना, वो हमेशा दाईं ओर मुड़ेगी, और जो दक्षिणी गोलार्ध में वस्तु गति कर रही होगी वो हमेशा बाईं ओर मुड़ेगी। यह बात कोरिलेशन ने बताई थी। और फेरेल ने क्या बताया कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होंगी वे दाईं ओर चल पड़ती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं होंगी वे बाईं ओर चल पड़ती है। बता क्या बताया कोरिलेशन, क्या बताया कोरिलेशन? हाँ हाँ जो वस्तु गति करेंगे तो वो दाईं तरफ गति करेगी, और जो दक्षिणी गोलार्ध में जो वस्तु गति करेगी वो बाईं ओर गति करेगी। बता, जो फेरेल ने क्या बताया? फेरेल ने जो चीज है वो हवाओं को बताया गया कि जब वहां से हवा चलेगी तो वो दाईं ओर की तरफ चलेगी। अच्छा, इस टाइम तो बैठी हुई तू उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। अगर तू गिरने लगी किधर गिरेगी? दाईं ओर। अगर गति करती हुई, अगर तू इधर तिंगा तिंगा धक्के खाते फिर रही तो किधर गिरेगी? दाईं ओर बाईं ओर? कैसे पता लगा तुझे? कोरिलेशन ने बताया था बात। अच्छा, तो फेरेल के नियम के अनुसार इसमें उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर चल पड़ती है? दाईं ओर बाईं ओर? श्योर हो ना? ठीक। और दक्षिणी गोलार्ध में? यह बात किसने बताई थी? जब तुम वीडियो कर रहे होंगे, वीडियो में तो काम कर रहे होंगे, यह बात भी नोट करके लिख लेना अच्छी तरह सारे। इतनी बात बताओ उसमें क्या हुआ? गिरिया तुम्हें लिखती है, इन्हें भी पता ना बछड़ों के मुंह में कितने दांत, कितना याद रहेगा इनके। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई कोई दिक्कत? तो कोरोलिस बल बढ़िया, कोरोलिस बल पता लग, आज समझ में आया कोरोलिस बल क्या बल आया? अच्छा, और सुनो, अब सवाल है चक्रवात कितने प्रकार के हो। अगली हेडिंग यही, चक्रवात कितने प्रकार के हो। चक्रवात के प्रकार, चक्रवात की परिभाषा लिख दी। अब चक्रवात के प्रकार, चक्रवात के प्रकार को समझने के लिए पहले यहाँ इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तुमने पहले भी समझ रखा, ये पृथ्वी की इस रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को तो हम विषुवत रेखा कहते हैं। यही है मेरी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा भी आई है जो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, इनके बीच का लगभग जो इनके बीच का क्षेत्र हो वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ये बात तुम्हें पहले बता रखी है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ये बदलता रहता, समझ नहीं बात, लेकिन इतना मान के चलते हैं। समझ में आया बात? क्या इसके बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के यहाँ जो चक्रवात उत्पन्न होंगे उन चक्रवातों को हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहेंगे। इस क्षेत्र में कहीं भी अगर चक्रवात उत्पन्न होंगे तो बताओ, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों तो गुजरा? 8 राज्य। अगर यहाँ चक्रवात उत्पन्न होगा तो कर्क रेखा या यारी कर्क रेखा, क्योंकि भारत यहाँ से मौजूद है, तो नीचे जो भी चक्रवात आ रहे होंगे नीचे वे सारे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं होंगे। आज समझ अपना थोड़ा थोड़ा दिमाग प्रयोग करना, ठीक? क्योंकि यहीं की जो उष्ण का मतलब ही गर्म हो, जहाँ की जमीन ज्यादा गर्म होगी वहां का चक्रवात ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। अब बताओ, उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होंगे, एक जरूर नहीं है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो चक्रवात होंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी हो, लेकिन वे इतना ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाते। क्यों? शीत का नाम क्या हो? ठंडे। जब जमीन ज्यादा गर्म ही नहीं हो पाएगी तो चक्रवात इतना खतरनाक नहीं दिखाने का। इसलिए जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ना, पूरी दुनिया में वही तहलका मचा रहे। क्यों? क्योंकि वे ज्यादा एक्टिव हो, 400 500 किलोमीटर तक। टारनेडो ना अमेरिका का ओडपीट था, हर साल अमेरिका की जीडीपी में गिरावट लेकर आता है। इतना खतरनाक है टारनेडो, बहुत सारे घर तबाह करता है टारनेडो। अभी टारनेडो को वीडियो दिखाऊंगा ना तुम तब सोचोगे यार क्या है। और टारनेडो हो, चाहे हरिकेन हो, चाहे वो टाइफून हो, चाहे वो चक्रवात हो भारत के अंदर आने वाले, ये सब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। चाहे वो विली विली हो, विली 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 लिली नहीं विली 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 वो, हाँ तो विली विली एक प्रकार का चक्रवात ही, तो ज्यादातर उसमें पूछा है, उसमें पीसीएस में। तो आ जाओ, तो सुन लो, तो चक्रवात कितने प्रकार के हो पता? कितने? 2 प्रकार के। एक तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, एक जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बाद। ज्यादातर है ना हमेशा
30 डिग्री अक्षांश से लेकर मान के चलो 35, इसके बाद जो 35 डिग्री अक्षांश और 65 से लेकर 35 से लेकर 65 तक, 35 से लेकर लगभग 65 डिग्री अक्षांश तक, कितने 65 डिग्री अक्षांश। तो 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो चक्रवात होंगे वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, लेकिन मैंने इतने ज्यादा अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते। क्यों? क्योंकि ठंडे ठंडे होने में वहां की जमीन ज्यादा गर्म हो भी नहीं पाती। अच्छा जरा एक बात बताओ, इसके बाद जो आगा क्षेत्र वो शीतोष्ण, वो कौन सा आगा? शीत कटिबंधीय क्षेत्र, जिसे टुंड्रा क्षेत्र भी कहते हैं। तो वहां चक्रवात आ सकते हैं नहीं आ सकते? आने के ही नहीं। वहां बर्फ बड़ी बड़ी हुई, बर्फ में क्या चक्रवात आ जाएगा? वो घंटा फर्क पड़ेगा उसका, तापमान ही नहीं है, टेम्परेचर नहीं है। अब मैंने बताता यो पी समानुपाती क्या हो, 1/T हो। अगर तापमान बढ़ेगा जब तो निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होगा, और जब निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होगा जब तो आसपास से हवाएं चल पड़ती है, तो यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र कभी विकसित होने का ही नहीं। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, बताओ आसपास यहाँ जो भी देश बसे हुए होंगे, जो उत्तरी अमेरिका होगा, उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊपर का देश हो, आया समझ, वहां कभी चक्रवात अपना प्रभाव दिखा देगा? तो ऑप्शन हो तो उसे देखकर वैसे ही काट दोगे तुम। जो उत्तरी अमेरिका होगा, उत्तरी अमेरिका देख लो, वहां वर्ल्ड का मैप देखो, देखो यहाँ इस एक क्षेत्र में कोई चक्रवात आ जाएगा, इस क्षेत्र में आगा तो इतना प्रभाव नहीं दिखा पाने का। इसलिए जितने भी चक्रवात है इस क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाओ। इस क्षेत्र में इन्होंने ओढ़ पीट रखा है इस क्षेत्र का, जो देख यहाँ लिखा हुआ ना उत्तर प्रशांत महासागर, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ओढ़ पीट रखा है। और ये ना ये पश्चिमी है, पश्चिमी प्रशांत महासागर, इस क्षेत्र का जो ये वाला भाग है ना पूरा का पूरा, हर साल यहाँ साइक्लोन आवा, भयंकर साइक्लोन। मैप में देखो, उसके अंदर मैप में बैठकर तमीज से बैठकर वर्ल्ड का मैप तमीज से बनाइए मौसमों को। समझ में आती है? देखो यहाँ से अपने पास मैप रख कर बैठा करो, उसके अंदर से इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? कोई दिक्कत है तो बताओ। चक्रवात कितने प्रकार के हो? एक तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, एक शीतोष्ण कटिबंधीय। अगर तुमसे पूछा जा कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किसे कहते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ना ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं सर। अब जब ट्रॉपिकल साइक्लोन किसे कहते हैं, इसके अंदर हेडिंग बना के ये लिखेंगे, पृथ्वी के कर्क रेखा तथा मकर रेखा के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत जो भी चक्रवात उत्पन्न होते हैं, इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी चक्रवात उत्पन्न होते हैं उन्हें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होंगे ना, वही भीषण तबाही मचाते हैं, मूसलाधार वर्षा करते हैं इस क्षेत्र में, तबाही का कारण बनते हैं। ये सब बातें लिखोगे तुम, समझ में आया बात? या जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होंगे ये सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावी रहते हैं। और ये जरूरी नहीं है विषुवत रेखा के बिल्कुल पास ही उत्पन्न होंगे, नहीं, लगभग 8 डिग्री अक्षांश से लेकर 25 डिग्री अक्षांश के आसपास, 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर, मैंने सुन लो ध्यान लगेगा, 8 डिग्री से लेकर 25 डिग्री अक्षांश के मध्य ज्यादा उत्पन्न होंगे। अगर ज्यादा ही डेप्थ में जाकर लिखना हो, समझ में आई बात? या 8 डिग्री से लेकर 25 डिग्री अक्षांश के मध्य ज्यादा एक्टिव होंगे। विषुवत रेखा के पास इतना असर नहीं दिखा पाते, क्योंकि कोरोलिस बल वहां लगभग 0 हो। समझ गए? कोरोलिस बल यहाँ लगभग 0 हो, इतना बल नहीं प्रभाव। जब कोरोलिस बल काम नहीं करने का तो फिर हवाई नहीं चल पड़ने की, इसलिए विषुवत रेखा के पास ये इतना प्रभाव नहीं दिखा पाते, जितना 8 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच में प्रभाव दिखा पाते हैं। समझ में आया बात? या दूसरे खास बात क्या होगी, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पता लगा, उष्ण कटिबंधीय, फिर उदाहरण देखो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का, जैसे अमेरिका के कैरिबियन सागर से उठने वाला टॉर्नेडो, कोमा लगाकर अटलांटिक महासागर में उठने वाला चक्रवात हरिकेन, भारत के पास बंगाली खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती नाम लिखोगे। उसके बाद चाइना के पीला सागर के पास उठने वाला टाइफून्स, या प्रशांत महासागर में उठने वाले टाइफून्स। समझ बात है? ये सब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लिख दोगे, ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के अंतर्गत आते हैं। अगली हेडिंग क्या बनाई जाएगी? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 35 डिग्री से अक्षांश से लेकर 35 से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। समझ नहीं बात? या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 35 से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की अपेक्षा कम हानि पहुंचाते हैं। ऐसे लिखोगे? बिल्कुल लिखोगे, नहीं लिखोगे? इनकी अपेक्षा कम हानि नहीं पहुंचाने के, ठीक। ये अपना प्रभाव इतना नहीं दिखा पाते हैं जितना कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात दिखाते हैं। कारण क्या होगा? क्योंकि यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र कम मात्रा में विकसित होता है, ऐसे कह सकते हैं। क्यों? सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में पहुंच नहीं पाती। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? इसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होंगे। अब सवाल है चक्रवात की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, तुम यही तो सवाल पूछागा पेपर में, अगर पूछागा तो निकालेगा कि जो उत्तरी गोलार्ध होगा ना, उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात उत्पन्न होंगे उनकी दिशा किधर होगी, और जो दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात विकसित होंगे उनकी दिशा किधर होगी। अगली हेडिंग यही बनानी, चक्रवात की दिशा। और चक्रवात की दिशा को समझाने के लिए मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ, और ध्यान से समझ लेना अच्छे तरीके से। देखते हैं कितना समझ पाए तुम। अगर यह समझ पाए तो तुम चक्रवात समझ लेते, नहीं तो टाइम पास कर रहे हो तो यहाँ बैठ कर। 0 डिग्री अक्षांश,
ठीक, मान लो यहाँ चक्रवात, ये हमारा भारत, यहाँ चक्रवात विकसित हुआ, ऐसा करके चक्रवात विकसित हुआ, तो चक्रवात की दिशा भी तो होगी। चक्रवात ऐसे चलेगा, चक्रवात ऐसे चलेगा, ये चक्रवात यहाँ उत्पन्न नहीं होगा, इधर क्यों आ रहा, पर क्यों नहीं जा रहा है? ये चक्रवात इधर ही क्यों आ रहा, उधर क्यों जा रहा है? अब तुम्हें समझ में आएगा कोरोलिस बल काम आएगा। अब कोरोलिस बल क्या कहता, कोरोलिस बल कहता, देखो यहाँ तो सुन लेना, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो लो प्रेशर को क्रिएट हुआ आसपास, तो ये बताओ लो प्रेशर ये क्रिएट हुआ, यहाँ से लो प्रेशर क्रिएट हुआ, तब जमीन गर्म होगी, तो लो प्रेशर क्रिएट हुआ, आसपास तो क्या चल पड़ती है हवाएं, जो हवाएं चल पड़ती है, ये हवाएं चल पड़ती है, तो ये जो हवाएं चल पड़ती है, तो ये बताओ जो हवाएं चल पड़ती है, ये जो चीज़ यहाँ गति करेगी, हवाएं भी तो गति कर रही है, तो हवाएं दाईं तरफ मुड़ेगी, बाईं तरफ मुड़ेगी, दाईं तरफ, सज्जी तरफ। अब बताओ इसका सज्जा भाग इधर बैठेगा, इधर बैठेगा नहीं बैठेगा, अगर कोई व्यक्ति ऊपर आता है उसका सज्जा इधर नहीं बैठेगा, तो इसे इधर ऐसा नहीं जाते हुए ऐसे लेकर जाएगी, समझ बात, ऐसे बल लगेगा चक्रवात पर। दूसरा, अगर ये हवाएं आ गई ना इस पर, ऐसे बल लगा आगे, समझ नहीं तुम क्या हो रहा है, ठीक, ऐसा करेगा, तो इसे कैसे 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 घुमागी, ऐसा करके बल लगागी, ऐसा घूम जाएगा नहीं घूम जाएगा, भाई समझ नहीं क्या हो रहा, ऐसे आ रहा है तो इस पर बल कैसे लगेगा, ऐसे करके बल लगेगा, ऐसे नहीं घूम के चल पड़ेगा, ऐसे नहीं घूमने का हो। क्यों? क्योंकि मैंने कहा जो उत्तरी गोलार्ध में वस्तु गति कर रही होगी, कुछ भी चीज गति कर रही हो, कुछ भी वस्तु गति कर रही होगी, उस पर जो बल लगता होगा ना वो दाईं तरफ लगता होगा, उस पर जो विक्षेप बल लगता होगा, और वही तो कोरोलिस बल हो, कोरोलिस बल होगा। अब इस पर जो भी काम कर रहा होगा तो वो इसे ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा, ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा, अगर ऐसे घुमागा तो ये तो गलत बात है ना, ऐसे कैसे घुमागा, ऐसे घुमागा, जब ऐसे घुमागा, क्यों घुमागा, क्योंकि वाला बल काम कर रहा है, राइट साइड काम कर रहा है, राइट साइड, और राइट साइड काम कर रहा है तो ऐसे घूमेगा। इसलिए जितने भी चक्रवात जब आते हैं ना, जितने भी उत्तरी गोलार्ध में जितने भी चक्रवात आते हैं, तो भी समझ जाओ उनकी दिशा ना एंटी क्लॉकवाइज हो, घड़ी की विपरीत दिशा में हो। कई बार सवाल पूछ लिया हो, उत्तरी गोलार्ध में जितने भी चक्रवात आएंगे ना, उनकी सबकी दिशा कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में होगी, ऐसे घूमेगा। समझ नहीं बात, ऐसा करोगे, आया नहीं हो, ऐसा करोगे तो इधर, तो इस पर जो बल लगेगा ना इधर की तरफ लगेगा, और इधर की तरफ लगेगा तो इधर खींच के लेकर जाएगा ऐसा, और चक्रवात को धीरे धीरे ऐसे घुमा देगा सब, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा ऐसा घूमता तो इधर ही जाता, ऐसे घूमेगा, देखो पीछे हट रहा नहीं, इसलिए यहाँ चक्रवात उत्पन्न हुआ नहीं, चक्रवात उत्पन्न हुआ तो ऐसे चलेगा। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है? ये सारा किसका कमाल है, कोरोलिस बल का, पता लग चुका। तो बताओ उत्तरी गोलार्ध में जो भी चक्रवात उत्पन्न होंगे, उत्तरी गोलार्ध में जो भी चक्रवात उत्पन्न होंगे उत्तरी गोलार्ध में, उनकी दिशा किधर होगी, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, इसे बोलते हैं दक्षिण वर्मावर्त दिशा, दक्षिण वर्मावर्त दिशा, याद रही बात है। एंटी क्लॉकवाइज लिख दोगे, डोंट वरी, लिख दोगे तो घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घूमते हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में नहीं तो घड़ी की उल्टी करती, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, याद रही बात है। अच्छा यहाँ जो चक्रवात विकसित हो गए ना, तो ये चक्रवात इस पर बल किधर लगेगा, राइट साइड, राइट लेफ्ट साइड लगेगा। अभी तो पूछूंगा तुमसे, सारी बातें समझूंगा तुमसे। मान लो यहाँ से ये विली विली नाम का चक्रवात उत्पन्न हुआ, विली विली, देखो विली विली दक्षिण में नहीं पड़ता, दक्षिण में पड़ता नहीं पड़ता, तो विली विली नाम का चक्रवात उत्पन्न हुआ, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा। जब लो प्रेशर क्रिएट होगा, इस पर क्या लगेगा, बल। अब मुझे ना बता दो जिस पर बल लगेगा वो लेफ्ट साइड लगेगा, राइट साइड लगेगा, और जो बंदा इधर से आ रहा होगा उसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट तो इधर होगा ना, तो बल किधर लगेगा, इधर। इसका मतलब इधर जान पूछ के इधर लगागा बल, इस पर ऐसा करके घुमागा, फिर सीधा, फिर इस पर भी ऐसे लगागा, 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 और ये ऐसे ही घूम पड़ेगा घड़ी की सीधी दिशा में, क्लॉकवाइज। तुम्हारे मुंह से, मैंने कहा था उत्तर तो मैं तुम्हारे मुंह से निकलवा लूंगा, आज समझ लो, खुद ही आएगा निकल। तो इसका मतलब जितने भी चक्रवात है ना दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं, तो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में आगे, उनकी सबकी दिशा ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, घड़ी की सीधी दिशा में होगी। ये बात बताओ, घड़ी की सुई की सीधी दिशा में होगी, ये बात बता दो, समझ में आई नहीं है। अगली हेडिंग चक्रवात की दिशा हेडिंग बनाएंगे, तो उसके अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे, जो चक्रवात पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न होते हैं उनकी दिशा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है। क्यों? क्योंकि कोई यहाँ पर फेरेल के नियम के अनुसार, फेरेल के नियम के अनुसार हवाएं, फेरेल के नियम के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर चल पड़ती है, दाईं ओर है ना, दाईं ओर चल पड़ती है। जबकि इसके अंदर लिखेंगे चक्रवात की दिशा में
जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों की दिशा घड़ी की सुई की ही दिशा में होती है, क्योंकि फेरल के नियम के अनुसार दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर चल पड़ती हैं। बात समझ में आई? आराम से लिखोगे, बहुत बेहतरीन लिखोगे चक्रवात के ऊपर तुम। अब सवाल है चक्रवात की शक्ति का मापन कैसे हो, तो इसे टी स्केल से मापते हैं। और तुम चाहे तो गूगल पर जाकर सर्च करके देख सकते हो, इमेज में जाकर टी स्केल। ये एक नंबर में पीटी में कभी पूछ सको, पीटी पार्टी में पूछ लेगा उसमें, पीसीएस के अंदर। तो जो इसकी शक्ति को कैसे मापते हैं, जो कितनी ताकतवर होगा चक्रवात, कितना तूफान मचाने वाला, उसे हम टी स्केल से नापते हैं। टी स्केल इसी के जैसा ही हो, टी के जैसा ही हो। स्केल को सर्च करके देखना चक्रवात को मापने वाला जो स्केल हो कौन सा हो। टी स्केल में भी दिखा सकता हूँ, तुम डोंट वरी। ये बात मुझे बता दो कि जो इसके अंदर चक्रवात की दिशा के अंतर्गत क्या क्या लिखोगे, ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी? चक्रवात की दिशा ज्ञात कर लोगे क्या? अब बताओ, मुझे बता दो, जो हरिकेन नाम का जो चक्रवात अटलांटिक महासागर में उत्पन्न हुआ, हरिकेन नाम का चक्रवात अटलांटिक महासागर में, और ऊपर हो विश्वत रेखा तो ऊपर हो, समझ गए, हरिकेन नाम का। तो तुम बताओ मुझे, उसकी दिशा क्लॉकवाइज होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी? तुमने कैसे कह दिया एंटी क्लॉकवाइज होगी? मजा नहीं आ रहा। टॉर्नेडो की दिशा बताओ, टॉर्नेडो की दिशा एंटी क्लॉकवाइज। और विली विली की क्लॉकवाइज होगी। क्यों होगी? निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हुआ और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित, और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं हैं ना वे अपनी बाईं ओर चल पड़ती है, बाईं ओर चल पड़ती है। इसलिए जो चक्रवात है ना घूमता 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 ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करते, तो ये उधर ही जाकर ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाएगा। ऐसा करके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग तक पहुंच जाए विली विली, सच में ही पूर्वी भाग तक अधिकांश जनसंख्या ही रहेगा ना, ऐसे चल पड़ेगा, इसे तबाही मचाएगा विली 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 लीली नहीं विली विली। हाँ, कौन सा है, क्या नाम है उसका? विली विली। ठीक। अब विश्व में उत्पन्न होने वाले चक्रवात, अगली हेडिंग क्या होगी? विश्व में उत्पन्न होने वाले चक्रवात। विश्व में उत्पन्न होने वाले कुछ प्रमुख चक्रवात, समझ बात? या ये वाला मैप बनाओगे और दर्शाओगे, कितना 16 नंबर मिलेगा तुम्हें। अच्छे तरीके से चक्रवात का क्वेश्चन दूंगा, अभी पूरा करना होगा वो, ठीक है? घर से समझ में आ बात? अब सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से, याद ही बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। नंबर फर्स्ट हेडिंग बनाओगे वैश्विक विश्व में उत्पन्न होने वाले प्रमुख चक्रवात। तो विश्व में उत्पन्न वाले प्रमुख चक्रवात, चमत्कार नहीं है। अब सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। पहला पॉइंट, इन चक्रवातों को पश्चिमी प्रशांत महासागर में चाइना में टाइफून्स के नाम से जानते हैं। पश्चिमी प्रशांत महासागर में चाइना के पास, चाइना में या जापान में इन्हें टाइफून्स के नाम से जानते हैं। टाइफून्स, पहला पॉइंट लिखोगे, इसके अंदर लिख दोगे। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग पर, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग पर इसे विली विली के नाम से जानते हैं। इसे उसके बाद विली विली के ब्रैकेट में लिख लेना। पता क्या लिखोगे? दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न होने वाला चक्रवात। ठीक, दक्षिणी गोलार्ध में तो है। उसके बाद ये लिखोगे विश्व में सबसे भयानक, दूसरा अगला थर्ड पॉइंट, विश्व में सबसे भयानक चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात टॉर्नेडो है। टॉर्नेडो है जिसकी उत्पत्ति कैरिबियन सागर में होती है, जिसकी उत्पत्ति और यह है अमेरिका के मिसिसिपी और मिसूरी मैदान में पहुंचकर भीषण तबाही का कारण बनता है। वीडियो तो लिख नहीं लोगे, रोक आए समझ में, दोबारा फिर चेक करोगे सर। आवाज साफ नहीं आई, फिर कान का लगाओगे ना। चलो जाओ, फिर नहीं भाई वाली बात याद आएगी। अगर एक शब्द गलत होगा तो मैं फंस गई तो इस पर चाटा लगेगा। तो सही लिखने में भला ही है। उसके बाद क्या होगा? ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा अमेरिका हुआ, नॉर्थ अमेरिका हुआ। उसके बाद ये साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका के अंदर ना जो हमारा इधर यहाँ ये वाला भाग साउथ अमेरिका, इसे दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के अंदर ना जो दक्षिणी भाग, दक्षिण अमेरिका का भी जो दक्षिणी भाग, यहाँ ठंडी जलधारा बहती है और यहाँ भी ठंडी जलधारा का विकास हो जा। यहाँ गर्म जलधारा नहीं है, ठंडी जलधारा बहती है। इस भाग में भी ठंडी जलधारा बहती है, यहाँ ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा नहीं बहती है। तो यहाँ ठंडी जलधारा बहने के कारण यहाँ चक्रवात उत्पन्न ही नहीं होते। दूसरा, यहाँ कोरलिस बल का प्रभाव भी जीरो हो,
विषुवत रेखा के जो समीप हो ना यहाँ से विषुवत रेखा का, तो यहाँ है ना इतना प्रभाव नहीं हो पाता। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता कि चक्रवात कहाँ उत्पन्न नहीं होते, तो यहाँ पेरू नाम की जलधारा बहती है, जो दक्षिणी महाद्वीप जो हमारा दक्षिण अमेरिका के जो पश्चिमी भाग वहाँ चक्रवात उत्पन्न होता ही नहीं। कारण ये हो कि वहाँ ठंडी जलधारा का विकास हो जाए, जब ठंडी जलधारा का विकास हो जाए ना तो वहाँ कोई चक्रवात नहीं उत्पन्न होता। समझ में आई बात? या वहाँ कोई चक्रवात नहीं उत्पन्न होता। इसलिए यहाँ तुम पढ़ोगे ना, मैं अगर तुम्हें पढ़ाऊंगा अल नीनो हो, एक ला एलिनो हो, ला अल नीनो, वो ही उत्पन्न हो। यही कम से कम 10 साल बाद एक घटना देखी जाती है और वो भारत के अंदर सूखे का कारण पड़ती है, उसका भारत पर प्रभाव पड़ता। समझ आई बात? या भारत के अंदर भीषण तबाही मचा देता हो। ठीक, तो ला अल नीनो पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे। हो कभी कभी ऐसी घटना देखी जाती है कि ठंडी जलधारा होने के बावजूद भी ना यहाँ फिर एक ना गर्म जलधारा विकसित हो जा, तो उसे भी ला अल नीनो के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। समझ आई बात? क्या ये 3-4 हमारे लेटेस्ट टॉपिक। ऐसा कुछ नहीं है जो मनुष्य समझ नहीं सकता और ऐसा कुछ नहीं है जो मनुष्य कर नहीं सकता, बस करते हुए पूरी तरह ना एक्टिव होना चाहिए माइंड से। समझ में आई बात? है लगन होनी चाहिए। अच्छा, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर हो, दक्षिणी हमारा प्रशांत महासागर हो, दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर हो। ठीक, दूसरे नंबर पर दक्षिणी अटलांटिक महासागर हो। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर हो तो उनके आसपास में चक्रवात उत्पन्न ही नहीं होते। ये बात मैंने मैप में लिख दी। समझ में आया बात? क्या ये पॉइंट लिखोगे तुम अच्छे तरीके से। भारत के आसपास हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को चक्रवात ही कहते हैं, चक्रवात ही कहते हैं। अच्छा, चक्रवात का नाम कैसे रखा जाता है ये बात मैं तुमको कल को समझाऊंगा कि चक्रवात का नाम अभी कैसे रखते हैं। लेकिन चक्रवात का नाम रखने के लिए पहले लोग अपनी पत्नी का नाम यूज करते थे। उनकी पत्नी चक्रवात तो कम थोड़ा ही थी। आए समझ में? नहीं, रिलेटिव बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। जो अंग्रेज लोग थे पहले अपनी पत्नी के नाम पर चक्रवात का नाम रखते थे। समझ ये बात? है ना, किसी का नाम एंटोनिया आर्ली, वो तो लट बजा गई है। आए समझ में? तो चक्रवात तो कम थोड़ा ही हो पत्नियां। समझ में आई बात? है तो जिसकी जिंदगी में चक्रवात घुस गए ना उसकी जिंदगी होगी तबाह। ठीक, सच में, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा है। अंग्रेज लोग, अमेरिका वाले पहले चक्रवात का नाम अपनी पत्नी के नाम पर रखे थे। कोई कैप्टन अधिकारी अपनी पत्नी का नाम रख देते, सच में ही। अब इसका नाम बदलने की प्रक्रिया बदली। अब देखते कल हम समझाएंगे तुम चक्रवातों का नाम कैसे रखा जाता है, कौन सी संस्था काम करती है, कैसे कैसे चक्रवातों के नाम उत्पन्न होते हैं। जब चक्रवात के बारे में पढ़ रहे तो क्यों ना तमीज से। समझ में बात है? अटलांटिक महासागर में जो उत्पन्न हुए उन्हें हम हरिकेन के नाम से जानते हैं। हरिचंद्र नहीं आए हो, हरिकेन। उसके बाद याद रहेगी बात है, जो ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न हुआ ना उसका नाम है विली। उसके बाद जो पश्चिम प्रशांत महासागर चाइना में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को हम टाइफून्स के नाम से जानते हैं। टाइफून्स। इतनी बात बताओ तो समझ में ही नहीं है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? लेकिन ये तो वैश्विक स्तर पर पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें। अभी भारत के अंदर उत्पन्न होने वाले चक्रवात तो मैंने तुम्हें पढ़ाया ही नहीं। भारत के अंदर तो उत्पन्न होने वाले चक्रवात पढ़ाई नहीं मैंने तुम्हें। अब अगली हेडिंग बनेगी भारत में उत्पन्न होने वाले चक्रवात। समझ बात? या भारत में हाँ ठीक, ये हेडिंग बनानी। भारत में ना अधिकांश जो चक्रवात वो बंगाली खाड़ी में उत्पन्न हो, क्योंकि बंगाली खाड़ी का जो तापमान हो ना 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता। अब चक्रवात उत्पन्न होने के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ऊपर चाहिए। 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो चक्रवात नहीं उत्पन्न होने का, 25 भी हो तब भी उत्पन्न नहीं होने का। इसका 26 डिग्री के आसपास रहता। और यहाँ ना जो महाद्वीप हो ये ठंडी जलधारा, किसी भी महाद्वीप के जो पश्चिमी भाग हो ना उसमें से ठंडी जलधारा का विकास हो जा। यही कारण है इधर बहुत ही कम मात्रा में चक्रवात उत्पन्न होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही रेयर केस पर। इधर यहाँ ना गर्म जलधारा का विकास हो, और जहाँ गर्म जलधारा का विकास होगा ना तो वहाँ चक्रवात उत्पन्न होना लाजमी है। समझ में आया बात? है तो इधर ना बंगाली खाड़ी, चूंकि बंगाली खाड़ी का आकार भी कम हो और जिस क्षेत्र का आकार कम हो ना वो जल्दी गर्म हो जाएगा। एक मिनट एक काम करो, एक तरफ 2 चूल्हे जला रखे तुमने, एक तरफ तुम बर्तन में छोटे से बर्तन में पानी गर्म कर रहे हो और दूसरे में तुमने एक बहुत बड़ा भगोना चढ़ाया हुआ, तो पानी किस में जल्दी गर्म होगा? तो बंगाली खाड़ी का पानी जल्दी गर्म होगा या अरब सागर का? बंगाली खाड़ी का क्षेत्रफल कम होने के बावजूद है ना तो उसका बंगाली आद्य तो इस उदाहरण को भी लिखा गया काफी चेक करो तुम्हें उदाहरण देखो। तो बंगाली खाड़ी का पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। जल्दी गर्म होने के बाद क्या होगा? जल्दी तेजी के साथ वाष्पीकरण उत्पन्न होगा। उसका वाष्पीकरण होगा, जैसे वाष्पीकरण होगा तो फिर हमारी चल पड़ती है आसपास तक, तो फिर चक्रवात उत्पन्न होते हैं। कहते हैं जो चक्रवात है ना बंगाली खाड़ी में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं,
चक्रवात चाहे कोई सा भी हो, चक्रवात का जो आकार है ना, उसका व्यास वो 25 से 65 मीटर तक हो सकता है, गोल गोल उत्पन्न हो ऐसा, अंडाकार कीपनुमा हो उसका आकार। अभी तुम्हें दिखाई दूं, टार्नेडो दिखाऊं, टार्नेडो कितना भयंकर हो टार्नेडो। टॉर्नेडो देखो इस टाइप का आकार हो कीपनुमा, साइक्लोन कितना भयंकर हो, जिसकी चपेट में आया ना यहाँ से उसका घर बर्बाद हो गया। हाँ ऐसा हो, ऐसा करके उत्पन्न हो, देखो ऐसा करके, बिल्कुल ऐसा करके, नीचे तो बिल्कुल कीपनुमा टाइप का होगा। अंडे क्या करती है, अंडे को अगर खड़ा कर दो ना तुम इस टाइप से, तो इस टाइप का दिखाई देगा अंडा तुम्हें, बिल्कुल नीचे तो इस टाइप का होता चला जाएगा, ऐसा करके होता चला जाएगा बिल्कुल। ठीक, ये टार्नेडो अमेरिका के लोग हैं, जो उसके आसपास संपर्क में जाना उसका घर गया, उसका घर बर्बाद हो लिया। ऐसा करके आगे बढ़ो, जिसकी चपेट में आओ, देखो ऐसा होता है। चार, एक मिनट, 400 किलो एक, देखो बैठ के, एक मिनट कम, ठीक है। ये टार्नेडो जो उसके संपर्क में आ गया, बड़ा भयंकर उसका प्रभाव। टाइफून भी दिखाऊं, ये टाइफून सो, ये भी बड़े भयंकर हो। ये बहुत भयंकर हो, चाइना के पास जाकर टकराओ, टाइफून से ना जो चाइना में जाकर टकरावा ना तो तबाह कर दो पूरा का पूरा चाइना को। चाइना की तो बाहर ही नहीं, उसी बाहर ही नहीं आती। साइक्लोन वर्सेस, देखिए ये टाइफून सा है। अब जो आसपास तटीय के इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके घर तबाह हो जा, सबको भाग ले जा अंदर। ऐसा दिखाई देगा कि आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, मैप पर नक्शे में देखते रहा, सैटेलाइट तो ऊपर तस्वीर खींचते भाग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अभी यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। न्यूज़ में दिखावा भी हो, न्यूज़ में दिखावा भी इस तरह करेगा। कितनी भीषण तबाही में जाएगा हो, ये भी अंदाजा लगाया था पहले कहाँ तक पहुँचेगा, कितने क्षेत्र में पहुँचेगा। इसलिए आज तटीय इलाकों में रहने वाले लोग हैं ना, उन्हें पहले चेतावनी दी जाए, उनके घर पहले ही जो एनडीआरएफ की टीम हमारे यहाँ उससे पहले खत्म, वो हटा पा दो वहाँ तक कि ऑपरेशन चला दो पहले तो ही। देखो कितनी तबाही लाते हैं टाइफून से। शुक्र मनाओ कि चलो तुम तटीय इलाकों में दन्ने आते। लेकिन एक बात बताऊँ तुम, जो तटीय इलाकों में रहने वाले लोग हैं ना जल्दी डेवलप हो जा, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे जो लैंड लोग हो ना जिसके पास समुद्र नहीं है, वे लोग वे देर में विकसित हो। ठीक इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई। दूसरे नंबर पर क्या खास बात होगी, दूसरे नंबर पर एक खास बात होगी, इस बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें, जो चक्रवात भारत के अंदर लगभग अक्टूबर और नवंबर के महीने में, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह, अक्टूबर के पहले सप्ताह में, और जो सितंबर का अंतिम सप्ताह हो ना, यानी अक्टूबर के महीने में और नवंबर के महीने में, ये समझ जाओ जो बंगाली खाड़ी ना वो बहुत तेजी के साथ गर्म होने शुरू हो जाए। अभी बताओ मुझे, बंगाली खाड़ी अगर गर्म होनी शुरू हुई तो यहाँ बंगाली खाड़ी मान लो, इसे बंगाली खाड़ी मान लो, ठीक। या गर्म होनी स्टार्ट होगी तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा। अब जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो इसकी अपेक्षा अरब सागर की अपेक्षा बंगाली खाड़ी छोटी नहीं है, और इसकी सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, थोड़ी कल्पना कर लो 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। हाँ इसकी सतह का तापमान, क्योंकि चक्रवात उत्पन्न होने के लिए आदर्श दशाएं होनी चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस। अगर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान नहीं होगा ना तो आपके चक्रवात उत्पन्न नहीं होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माजिद हुसैनी की किताबों में लिखा हुआ, एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ। समझ में आती है, चक्रवात उत्पन्न होने के लिए ये कुछ आवश्यक दशाएं होनी चाहिए
दूसरे नंबर पर क्या कि वहां ना ITC-Z उत्पन्न होना चाहिए। ITC-Z ना कहते हो तुम ऐसे भी कह सकते हो, लो प्रेशर तो क्रिएट होना जरूरी है। लो प्रेशर तभी क्रिएट होगा जब 27 डिग्री सेल्सियस सतह का तापमान होगा। अगर 27 डिग्री सेल्सियस सतह का तापमान होगा ना तो यहाँ ना आसपास तक इतने क्षेत्र में लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। आसपास तक क्या चल पड़ती है? हवाएं चल पड़ती है, हवाएं चल पड़ती है। इसे ऐसा करके घुमाइए, मैं वही बना रहा हूँ जो बंगाली खाड़ी में उत्पन्न हुआ हो। ठीक, इसका जो डायमीटर हो ना, इसे आसान आसान समझाने के, जो हवाएं चल पड़ती है ना हवाएं, ये हवाएं गर्म हो जाती है, और जो गर्म हवाएं वे नीचे बैठ जाती है, ऊपर उठती है। क्योंकि गर्म हवाएं हल्की हो ठंडी हो? हल्की हो। गर्म हवाएं तो गर्म ही होगी, आए समझ में, लेकिन हल्की होगी, ठंडी थोड़ा ही हो जाएगी। जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ती लगती है ना, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती लगती है। तो इस बात को समझाने के लिए कुछ ऐसा करके देखो, ध्यान लगाएगा। ऐसे उठ जाती है, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा तो हवाएं आसपास से चल पड़ती है, ऐसा करके ऊपर उठ जाती है, और यहाँ ना बादल बनते हैं। बादल ना कभी भी इसके ऊपर नहीं बनने के, जो बादल हो गए, बादल हमेशा जो बनेंगे आसपास बनेंगे इसके, बिल्कुल ऐसा समझ में। ये वाला जो स्थान होगा बिल्कुल खाली होगा ये वाला। ठीक, अगर जो व्यक्ति, अगर यहाँ किसी व्यक्ति को यहाँ खड़ा कर दिया ना, उसे महसूस नहीं होना चक्रवात आ रहा है। हाँ, यहाँ कुछ महसूस नहीं होने का कुछ भी। लेकिन चक्रवात कभी स्थिर नहीं होते, चक्रवात चल पड़ते हैं। जब थोड़ी देर बाद ना वो व्यक्ति को महसूस होगा तो उसकी चपेट में जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि चक्रवात आगे बढ़ेगा ना, व्यक्ति तो वहीं खड़ा रहेगा, समझते, उसे महसूस नहीं होगा चक्रवात आ रहा है। ऐसा करके बंद कमरे में खड़ा कर दिया, चारों तरफ हवाएं घूम रही हो, ऐसा करके। इसलिए जो जहाँ चक्रवात उत्पन्न हुआ ना, इसे हम चक्रवात की आंख कहते हैं। चक्रवात की क्या बोलते हैं इसे? ये चक्रवात की आंख बोलते हैं। और ये साइड में जो दिखाई दे रही है ना, चक्रवात की आंख की दीवार कहते हैं, ये चक्रवात की आंख। सवाल पूछा हुआ यूपीएससी ने पिछले साल, चक्रवात की आंख क्या हो? चक्रवात की आंख में हमेशा निम्न दाब का क्षेत्र पाया जा। समझ नहीं बात है, जो चक्रवात है ना, चक्रवात तो ये इसे चक्रवात की क्या बोलते हैं? आंख। सबसे बढ़िया शब्द चक्षु, चक्षु। आंख को चक्षु नहीं कहते क्या? नेत्र। और मेरी भाषा में कहते हैं दिद्दे, चक्रवात के दिद्दे। चक्रवात के दिद्दे जहां उत्पन्न होंगे वहां निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा। चक्रवात के दिद्दे, चक्रवात की दिद्दों की दीवारें हैं, इन दीवार के सारे हवाएं गर्म होने के बावजूद ऊपर उठती है, ऊपर बादल का निर्माण करती है, और झमा झम 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 झमा झम 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 बारिश करती है। ऐसे समझ में। और ये चक्रीय रूप में आगे बढ़ता, सब सारा काम चक्र में चल रहा है, ऐसा करके ऐसा करके। अब देखो मैं घूमता घूमता किधर जा रहा हूँ, शक्तिमान है, इधर से आऊंगा। देखो बंगाली खाड़ी की तरफ से, इधर बंगाली खाड़ी की तरफ से ऐसे समझे। ये चक्रवात की आंख थी, यहाँ केंद्र में चक्रवात की आंख, ऐसा करके शक्तिमान 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 शक्तिमान। हाँ, अच्छा ये बताओ, ये जो बीच वाला भाग था इसे चक्रवात की आंख नहीं कहते। इसको चक्रवात की आंख में निम्न दाब का क्षेत्र हो, हाई प्रेशर हो, इसके बाहर हाई प्रेशर हो, इसके बाहर हाई प्रेशर होगा। क्या चक्रवात के ऊपर कोई बारिश हो रही होगी? यहाँ जहाँ चक्रवात की आंख होगी ना, यहाँ कोई बारिश नहीं होने की। क्या यहाँ बादल का विकास होगा? नहीं, इसके आसपास हवाएं चल पड़ती है, ऐसा करके। और ऐसा ना, इनकी रफ्तार, जो चलने वाली हवाएं हो यहाँ से, उनकी रफ्तार भी 200 से लेकर 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल पड़ती है हवाएं। 200 से लेकर 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और ये जिस क्षेत्र में जाकर पहुंचती है ना, जिस क्षेत्र में जाकर पहुंचती है ये हवाएं, जहाँ ये चक्रवात जहाँ टकराता है, परमाणु बम का जितना विस्फोट हुआ ना, परमाणु बम तो जितना विस्फोट हो, जितनी तबाही वो मचाता, परमाणु बम तो जितना विस्फोट हो, उससे 10,000 गुना ज्यादा भारी हो, खतरनाक हो। परमाणु बम से 10,000 गुना ज्यादा खतरनाक हो। ये बात भी लिखनी पड़ेगी तुम, ऐसा मैं नहीं कह रहा है, ऐसा भूगर्भ शास्त्री का, जलवायु शास्त्री का कहना है। परमाणु बम से भी 10,000 गुना ज्यादा खतरनाक हो, इसका जो मंजर हो देखने लायक हो, जो जब जैसे जैसे टकरा गए हो, इतना भयंकर हो। जब उड़ीसा के अंदर उत्कल तट पर टकराया था ना, तो 1 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले चुका था, 2 लाख लोगों को बेघर कर दिया था इसने,
समझ ये बात? या भारत के अंदर ना संचार व्यवस्था ठप कर दी थी इसने, इतना भयंकर था वो। 1999 का मंजर यूट्यूब पर जाना, 1999 का DD न्यूज पर दिखाई देगा, मंजर देखना चाहेगा। समझ नहीं बात? या कि उस चक्रवात था क्या वो। चक्रवात की आंख समझ में आई? जहाँ चक्रवात की आंख उत्पन्न होगी, तो चक्रवात की जहाँ आंख उत्पन्न होगी, तो मुझे नहीं बता दो वहाँ चक्रवात की आंख के पास लो प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा? ऐसा समझ में। आज तक सबसे भारत के अंदर बंगाली खाड़ी के अंदर जो सबसे बड़ा भीषण चक्रवात आया वर्ष 1999 में आया था। उसके बाद ना चक्रवात आते रहे 2006 में आया। फिर तो अभी कुछ दिन पहले आया था 2019-20 में आया था, उसका नाम अम्फान था। आते रहते हैं चक्रवात, उनका नाम कल कैसे नाम रखा जाएगा? समझ बात? या हो सकता है आने वाले टाइम पर भी दीदी इतना भूगोल पढ़ा दो तुम, मेरे नाम पर सोनू नाम का चक्रवात आया, और वो तो थारी जिंदगी में घूम ही रहा अभी। वो तो घूम ही रहा, जब तक पेपर नहीं निकलने का, जब तक तो घूम ही जाएगा धीरे धीरे। ऐसे समझ, जैसे तुम इससे बाहर बचने की कोशिश करोगे ना, अभी तो इसमें घूमना तुम इसी चक्रवात में धीरे धीरे। जैसे ही चक्रवात तो बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो जिंदगी तबाह, ऐसा लगा कुछ है ही नहीं, देखा मेले में आए हुए। तो चक्रवात समझ में आया भाई कि चक्रवात कैसे काम करते हैं? अच्छा, लिखोगे कैसा? वो भी लिखने का भी तो खेल है सारा का सारा। इसमें एडिंग आपने बनवा तो दी, अब लिखेंगे कैसे ये भी बता दो। अक्टूबर-नवंबर के आसपास ना यहाँ पूर्वी घाट पर्वत पर, पूर्वी घाट जो पर्वत हो ना, भीषण वर्षा का कारण बनते हैं। उत्कल तट हो, आंध्रा का तट हो और कोरोमंडल तट हो, उस पर तबाही मचाते हैं चक्रवात। 25 से 65 मीटर तक का इनका व्यास होता। समझ बात? या लगभग 400 किलोमीटर के दायरे को कवर करके चलते हैं। 400-500 किलोमीटर के दायरे को, 400 से 500 किलोमीटर के दायरे को निर्भर करता जो वो कितनी जमीन ज्यादा गर्म हुई थी। समझ बात? या जितनी ज्यादा जमीन गर्म हुई थी ना, इतनी ज्यादा भीषण तबाही मचाने वाला हो। इतनी बात बता दो, समझ में नहीं है कोई दिक्कत? अब आ जाओ, लिखते हैं कैसा, सारा के लिखने का भी तो खेल है। हेडिंग तो हमने बना ली है, भारत में उत्पन्न होने वाले चक्रवात। अब देखो कैसे इसका सिस्टमेटिकल तरीके से सूत्रपात कैसे करोगे। मैप बना दिया है, ये अलग टाइप से ऐसा करके बनाना है, बिंगुल टाइप का बिल्कुल। समझ में बात है? कीपनुमा बनाना सब, इसकी आकृति बिल्कुल कीपनुमा हो। समझ में आया? चलते हैं, चलो। भारत में उत्पन्न होने वाले जो चक्रवात है ना, ये नहीं बना लगी। जब भारत के अंदर से मानसून लौटने लगता है, लौटता हुआ मानसून, कल पढ़ा था मैंने लौटता हुआ मानसून, जब मानसून लौटने लगता है तो अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर के पहले सप्ताह में बंगाल की खाड़ी अत्यधिक गर्म हो जाती है। क्योंकि बंगाली खाड़ी का आकार अरब सागर की अपेक्षा कम है, इसलिए वह जल्दी गर्म हो जाती है। और जल्दी गर्म होगी तो जल्दी ठंडी भी होगी। ऐसा समझ, जल्दी गर्म हो जाती है और वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। निम्न दाब का, और उसे भरने के लिए आसपास से हवाएं चल पड़ती हैं। उसे भरने के लिए हवाएं चल पड़ती है। लिख दो यहां तक। इसका आकार लगभग 25 से 65 मीटर। इस चक्रवात, ये हवाएं चक्रीय रूप में चल पड़ती है, चक्रीय रूप में। इसका आकार 25 से 65 मीटर तक हो सकता है। ठीक। चक्रवात के मध्य भाग को, चक्रवात के बिल्कुल केंद्र को, चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख कहते हैं। चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। जहां चक्रवात की आंख होती है वहां निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है। गर्म हवाएं चक्रवात की आंख के दीवार के सहारे ऊपर की ओर उठती है। गर्म हवाएं चक्रवात की आंख की दीवार के सहारे ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर और आगे की ओर चल पड़ती है। ऐसा चूंकि यह, ध्यान से सुनना छतरी, यह चक्रवात बंगाली खाड़ी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। बंगाली खाड़ी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। लिख दोगे यहां तक। अक्टूबर, सुन लो, ये चक्रवात जब पूर्वी जेट धाराओं, ये पूर्वी जेट धारा चलती है, ये चक्रवात जब पूर्वी जेट धाराओं के सहारे आगे की ओर बढ़ते हैं तो भारत के अंदर सबसे पहले पूर्वी घाट से टकराकर उत्कल तट और आंध्रा तट और कोरोमंडल तट पर भीष्म वर्षा करते हैं।
पीछे का सब गायब है, पीछे का सब गायब। ये चक्रवात स्थिर नहीं होते हैं। आ जाओ। तो जो मेरा भारत महान है ना, इसे तबाही कर दे, मेरे भारत महान की ना तबाही ला देगा। ये चक्रवात इतने खतरनाक होंगे, जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे ना। जैसे वर्ष 1999 में आया हुआ चक्रवात ना बंगाली खाड़ी में उठने वाले 1999 में आए चक्रवात ना 1 लाख लोग मारे गए थे उड़ीसा के अंदर। ये बात भी तुम लिखोगे, आया समझ में। और वहाँ के ना चक्रवात का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है, चक्रवात के प्रभाव भी देख लो। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर जिस क्षेत्र में चक्रवात आगा ना वहाँ पहली जो समस्या उत्पन्न होगी, पहला पॉइंट चक्रवात के प्रभाव, पहला पॉइंट। नंबर फर्स्ट, एक ही वहाँ दूर संचार व्यवस्था ठप हो जाएगी। सही बात या लोगों को फिर क्या कम्युनिकेशन करने में, लोगों को संचार करने में असुविधा उत्पन्न होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर इसका प्रभाव ये नहीं पड़ने का, दूसरे उसका जो प्रभाव लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक जो प्रभाव पड़ेगा, दूसरा प्रवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, लोग वहाँ तक प्रवास करके दूसरे क्षेत्र में पहुँच जाएंगे। तीसरे नंबर पर ये बता रहा हूँ मैं, तीसरा संस्कृति पर क्षेत्र हस्तक्षेप होगा, संस्कृति प्रभाव डाल लगा। ऐसे सवाल पूछ लो, चक्रवात संस्कृति पर कैसे प्रभाव डाल लगा, उनका दिमाग खराब, कैसे प्रभाव डाल लगा। यहाँ के लोग प्रवेश करके ना दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो दूसरे कल्चर के साथ नहीं मिलेंगे तो संस्कृति पर दूसरे में जुड़ते चले जाएंगे, उनकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ इनका जो मंदिर था, जो पूजा पाठ करते थे, वो पूजा पाठ अब करेंगे कहाँ, उनका तो मंदिर ही तबाह होगा। समझ में आया बात या? तो कितने कारण, कितने प्रभाव हो गए, 2। तीसरा कारण क्या होगा, तीसरा कारण ये होगा, अगर यहाँ के लोग अगर दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो यूँ समझ जाओ तो दूसरे क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न करेंगे, ऐसा समझ। तो भारत के अंदर ना जगह जगह मलिन बस्तियों का विकास होगा, मलिन बस्तियाँ कि घर थोड़ा बना लेंगे तुरंत में तो बस्ती बना कर रहेंगे, तो ऐसी ऐसी मलिन बस्तियों का विकास होगा। दूसरा, भारत के अंदर गरीबी बरपनी स्टार्ट हो जाएगी, गरीबी अगला जो पॉइंट होगा, गरीबी बढ़ती चली जाएगी, ऐसा समझ। ठीक, भारत की वैश्विक स्तर पर छवि धूमिल होगी कि भारत आने वाले यहाँ अपने यहाँ बाढ़ नहीं रोक पाया, मतलब तूफान नहीं रोक पाया, तो कई सारे प्रभाव पड़ेंगे। वो सारे प्रभाव तुम्हें जब भी आगा तो आराम से लिख सकते हो तुम कि कहाँ कहाँ कितने प्रभाव पड़ेंगे। यूट्यूब से गूगल सर्च करके भी लिख सकते हो तुम कि कहाँ कहाँ चक्रवात के प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेंगे, ठीक है। बहुआयामी प्रभाव पड़ेंगे इसके, एक जगह प्रभाव नहीं पड़ने का, बहुआयामी प्रभाव पड़ेंगे। कुछ दीर्घकालिक होंगे, कुछ लघुकालिक होंगे, कुछ तत्कालिक प्रभाव होंगे, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव बड़े खतरनाक होंगे। लोग घर से बेघर हो चुके होंगे, आज समझे, लोगों की आजीविका पर असर पड़ेगा नहीं, लोगों की आजीविका पर असर, तो बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे इसका। दूसरा, कुपोषण की समस्या बढ़ सकती है। और तीसरा, भारत के एसडीजी गोल प्रभावित होंगे नहीं। ऐसा करोगे तो जो चक्रवात है उसके बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे, बहुत सारे नुकसान भी है इसके। और ये बात सिद्ध हो चुकी है, पता कब, वर्ष 1999 में। समझ में आया बात है, इतनी बात बता दो, कोई सब दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं आया तक, कुछ नहीं छोड़ना, सब लिख देना। चक्रवात के बारे में अभी आज तक इतना कहीं नहीं है जितना मैंने तुमको समझाया, लेकिन पीरी और मेंस को कंबाइन करते हुए पढ़ाया। अब मैं समझा रहा हूँ, मैं लिखवा रहा हूँ मेंस का क्वेश्चन, फिर तुमको से लिखेंगे आता, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। चक्रवात किसे कहते हैं? सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है, चक्रवात किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? चक्रवात किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? लिख दिया। वैश्विक चक्रवात का वैश्विक वितरण समझाइए। देखिए वैश्विक का मैप बना रखा हो, चक्रवात का वैश्विक वितरण समझाइए। बताइए कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवात, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवात शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की अपेक्षा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों की अपेक्षा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों की अपेक्षा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों की अपेक्षा अधिक हानिकारक क्यों होते हैं?
अधिक हानिकारक क्यों होते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों की अपेक्षा अधिक हानिकारक क्यों होते हैं? हो गया? अगला प्रश्न, बंगाली खाड़ी में उत्पन्न होने चक्रवात। अगला क्वेश्चन, बंगाली खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात भारत को काट दो, भारत पर किस प्रकार बहुआयामी प्रभाव दिखा सकते हैं? किस प्रकार भारत पर बहुआयामी नकारात्मक प्रभाव दिखा सकते हैं? किस प्रकार भारत पर बहुआयामी नकारात्मक प्रभाव दिखा सकते हैं? दिक्कत यहाँ तक? दोनों में 150 वर्ड लिखने हैं। अगला क्वेश्चन, चक्रवात की उत्पत्ति के लिए, अगला क्वेश्चन है, चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आदर्श आवश्यक दशाएं कौन कौन सी है? देखते कितना खोज लाते हो तुम्हें। आदर्श आवश्यक दशाएं कौन कौन सी है? चक्रवात कब उत्पन्न होगा?